हेलो दोस्तों, बीएड के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज बीएड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। उम्मीद है इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनके उत्तर को आप नोट करते हुए चलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है दोस्तों, पूछ रहा है प्रश्न कि इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर दिशा में। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा तक फैला हुआ है। यह सीधे उत्तर दिशा में न होकर भौगोलिक अक्ष के साथ एक छोटा कोण बनाता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तरी दिशा में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, विस्तृत है। प्रश्न नंबर 2 है, मलेरिया का संक्रामक चरण है। मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है दोस्तों। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजाणुज। ठीक ना, जो बीजाणुज है वो मलेरिया का संक्रामक चरण है, इसे स्पोरोजोआइट भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, विभिन्न जातियों एवं एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिष्ट है। विभिन्न जातियों से एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिष्ट है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जर्म प्लाज्म बैंक उच्छिष्ट है। एक्स सीटू संरक्षण से संबंधित अगर पूछा जाए कुछ भी तो आप क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म बैंक। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, किसने कहा था कि नीति के निदेशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किए जाने वाला चेक। ठीक है, ये बात किसने कही थी दोस्तों कि नीति के निदेशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, के.टी. शाह ने ये बात कहा था कि ये नीति के निदेशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किए जाने वाला चेक। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या होता है दोस्तों। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असंतृप्त वसा अम्लों की। ठीक है, ये होता है, देखिए सूखने वाले तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। इन तेलों के संघटक ऑक्सीजन की उपस्थिति में परस्पर क्रिया द्वारा एक कठोर चमकीली परत का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन तेलों का उपयोग वार्निश तथा पेंट में विलायक के रूप में किया जाता है। लिनसीड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएनडीपी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका यह 1990 में सर्वप्रथम प्रकाशन में आया था। मानव विकास सूचकांक को बनाने में महबूब उल हक, अमर्त्य सेन और सिंगर हंस अर्थशास्त्रियों का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है, पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। पत्तों का लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनाइड। ठीक ना, कैरोटीनाइड के कारण पत्तों का रंग लाल, नारंगी, पीला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 8 है, तोहरा पवित्र ग्रंथ है। तोहरा जो है पवित्र ग्रंथ है, किसका है? तो जो तोहरा है वो जुडाइज्म धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जुडाइज्म। वास्तव में यह मूसा की 5 किताबों तथा 613 उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, मूसा की 5 किताबों और 613 उपदेशों का संग्रह है। ठीक ना, 613 उपदेश हैं इसमें, इसको ध्यान रखेंगे। हजरत मूसा यहूदी धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, तो तोरा पवित्र ग्रंथ युडाइज्म का है और यह यहूदियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वातस्फीति। ठीक है, वातस्फीति जो है वह वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 है, काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। ठीक है, काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियर अम्ल में क्या होता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, पायरोलिग्नियस में 10% एसिटिक अम्ल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत है जो वहाँ की क्षेत्रीय मिट्टी है, उसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा एक है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, लाल और पीली मृदा, ये है प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, वर्जेल्स की संधि ने एल्सेस लॉरेन लौटा दिया। वर्जेल्स की संधि ने एल्सेस लॉरेन लौटा दिया। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस को। किसे लौटाया? फ्रांस को। देखिए, वर्जेल्स की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी को अपने कई विजातीय प्रदेशों को वापस लौटाना पड़ा, जिसमें एल्सेस लॉरेन की भूमि फ्रांस को लौटाई गई। ठीक ना, एल्सेस लॉरेन की जो भूमि थी उस किसी लौटाई गई? फ्रांस को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। केरल जो उच्च न्यायालय है उसकी पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम में। केरल की उच्च पीठ एर्नाकुलम में स्थित है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 है, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत, किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत है। आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत है। चलिए प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है? ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइप 2 का मधुमेह। ठीक है, ध्रुवीय भालुओं में द्वितीय टाइप का जो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, उसका उपचार होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है। कब? नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है
यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक ना। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर सके। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है अगला। अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन पहले किया था। अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन पहले किसने किया था दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले अशोक के वचनों धर्मादेशों का उद्वाचन किया था, ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? अलार कलाम, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अगले 6 वर्षों तक एक गृहहीन सन्यासी अलार कलाम से वैशाली में ध्यान योग की तकनीकें सीखते रहे, ठीक है। तो पहले गुरु थे अलार कलाम। प्रश्न नंबर 19 है, शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है। शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है, क्या होता है दोस्तों? तो 19वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायटम निपंख, ठीक है। डायटम निपंख जो होता है शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है। शैवाल प्रकार के सागर निक्षेप द्वारा डायटम निपंख का निर्माण सागर में कम लवणता वाले स्थानों पर होता है। जहाँ कम नमकीन पानी होता है वहाँ पे इसका निर्माण होता है। अधिकतर बड़ी नदियों के मुहानों पर इनका निर्माण होता है। जहाँ बड़ी नदियों के मुहाने होते हैं वहीं पे डायटम निपंख का निर्माण होता है। ऐसे स्थानों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बनिक उत्पादन बहुत कम होता है। डायटम निपंख मोलस्कों द्वारा निर्मित सिलिकॉन ढांचा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा लगभग 70% होती है, ठीक है। तो डायटम निपंख में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 70% होती है। और शैवाल प्रकार का सागर का निक्षेप होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, विश्व में एटीएम परिवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? विश्व में एटीएम परिवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिटी बैंक, ठीक ना। सिटी बैंक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1960 में न्यूयॉर्क में सिटी बैंक द्वारा विश्व का पहला एटीएम पर प्रवर्तित किया गया, ठीक ना, 1960 में, ठीक है। सिटी बैंक क्या है? न्यूयॉर्क में सबसे पहला एटीएम यहीं पे स्थापित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, सॉल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सॉल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट ये सही है। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्टपीटर नाइट्रोजन का एक यौगिक है। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में, रॉकेट प्रणोदक के रूप में तथा विस्फोटक पदार्थों में किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट तथा दूधिया चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा ग्लाबर साल्ट का सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, प्रकाश के किस रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? जो प्रकाश का रंग है वो निर्वात में अधिकतम किस रंग का होता है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। नीला, लाल और हरा, इन सभी का प्रकाश के रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेथिलेट स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है, ये सही नहीं है, ठीक है। मेथिलेट स्पिरिट में मेथेनॉल तथा पिरिडीन होता है, ये दोनों होता है। तो मेथेनॉल स्पिरिट में केवल मेथेनॉल दिया, इस वजह से यह गलत है। इसमें पिरिडीन भी होता है।
चलिए प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है, कहाँ पे है? बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पे है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। ठीक है, बोकारो में है। बोकारो स्टील संयंत्र झारखंड राज्य तत्कालीन बिहार बोकारो जिले में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा संयुक्त स्टील उपक्रम है। इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। ये भी बार बार पूछा जाता है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना किसके मदद से हुई थी? तो सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी, रूस के सहयोग से हुई थी, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, 1029 राज्य का है। ठीक ना, भारत में जो भारत है ना, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है 1002। ठीक ना, और इस ऑप्शन में बिहार नहीं है, इस वजह से सबसे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य इस ऑप्शन के अनुसार पश्चिम बंगाल है, नहीं तो वैसे दे देता तो वहाँ पे बिहार ऑप्शन सही होता। प्रश्न नंबर 26 है, किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है। ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा। देखिए, किसी जल में विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत सौर ऊर्जा है, क्योंकि जल का विद्युत उत्पादन के लिए जल मूलभूत आवश्यक है तथा पृथ्वी पर जल चक्र का निर्माण तथा संचालन सूर्य की सौर ऊर्जा से ही होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष बताना है, आप सभी लोगों को पता होगा। प्रश्न नंबर 27 का राइट उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है। ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यह किस चीज़ का निर्माण करता है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोकेमिकल का निर्माण करता है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। जो बैक्टीरिया होती है उसमें पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णकीलवक। ठीक है, वर्णकीलवक कहलाता है। जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है उसे वर्णकीलवक कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 दोस्तों देखते हैं, निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं? निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल को आंशिक विश्लेषण का मास्टर माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे माना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? ठीक ना, किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का वाहन
प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है दोस्तों, ठीक ना। उत्तल अवतल और जो दर्पण होते हैं उनसे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। देखिए, वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। इसी को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, प्रतिभा पलायन का कारण है। कौन सा इनमें से प्रतिभा पलायन का कारण है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण प्रतिभा पलायन का कारण होता है। विकासशील तथा विकसित देशों में प्रतिभाओं का विकसित देशों को पलायन का मुख्य कारण वहाँ का उच्च तथा विलासितापूर्ण जीवन स्तर है। वहाँ की उच्च स्तरीय सेवाएं तथा संसाधन प्रतिभाओं को आकर्षित करती है। इसी कारण प्रतिभा पलायन का कारण उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? ये जो प्रकाश हम प्राप्त करते हैं वह किस प्रकार के किरण पुंज हैं दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानांतर, ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश समानांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 34 है, पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है? जो पुस्तक है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, इसके लेखक कौन है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मलिहा लोधी। पाकिस्तानी लेखिका मलिहा लोधी अमेरिका तथा इंग्लैंड में पाकिस्तान की राजदूत भी रही हैं। ये पाकिस्तान की भूमिका के 2 प्रमुख अखबारों द न्यूज़ और द मुस्लिम में संपादक की भूमिका में भी रह चुकी हैं, मलिहा लोधी। प्रश्न नंबर 35 है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बृहस्पति। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनांकिकी, ठीक है। जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा? यह कौन बता सकता है कि कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां हैं? यही प्रश्न पूछ रहा है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति यह विनिर्दिष्ट करेगा कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति है। किसी जाति को अनुसूचित जाति मानने के संबंध में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 338(1) के अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण, ठीक है। संहिताएं मंत्रों तथा स्तुति गीतों का संग्रह है। वेदों को 4 भागों संहिता, ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद में बांटा गया है। संहिताएं वेदों का प्रथम भाग हैं। प्रत्येक वेद की अलग अलग संहिता तथा इसका उच्चारण वेद के नाम के बाद किया जाता है, जैसे कटर संहिता, साम संहिता, यर्जुन संहिता तथा अथर्व संहिता। ये धार्मिक कर्मकांड तथा रीतियों से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। वैदिक कविताओं का संग्रह ब्राह्मण में है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित होता है चाइना मैन। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था दोस्तों?
होम सिद्धांत का पक्ष। ठीक है, आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास बताया है। अपनी पुस्तक दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस में उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बाल गंगाधर तिलक ने लिया है। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 पादप परिवारों से। गेहूं, जौ, राई तथा बाजरा चारों सीरियल ग्रेन पादप परिवार से तथा नींबू और नारंगी दोनों सिट्रस फ्रूट पादप परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? तो राइट उत्तर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है रेबीज। प्रश्न 43 है, तपेदिक कैसे फैलती है? तो तपेदिक दोस्तों बिंदुक संचरण के द्वारा फैलती है। तपेदिक बिंदु संचरण से फैलती है। इस रोग का कारण बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। यह एक संक्रमण रोग है, संक्रामक रोग है। इसकी पहचान रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जो तपेदिक है उसकी पहचान किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। कब किया था? 1882 ईस्वी में। इसमें सामान्य कमजोरी, निरंतर बुखार, कफर, मिश्रित थूक आदि इसके लक्षण हैं। उपचार हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन, बीसीजी का टीका आदि लगाया जाता है। ठीक है, तो तपेदिक बिंदुक संचरण द्वारा फैलती है। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, प्रतिरक्षी मुख्यतया किससे संश्लेषित होते हैं? जो प्रतिरक्षी होते हैं वो किससे संश्लेषित होते हैं दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट से। ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 30% भाग बनाती है। ये प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लिम्फोसाइट। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केला। ठीक है, जो फल अनिषेक फलनीय होते हैं उनमें बीज नहीं बनते। ठीक है ना, अनिषेक फलनीय फल में बीज नहीं बनते, इसलिए इन्हें अवास्तविक फल भी कहा जाता है। इन्हें वर्जिन फ्रूट भी कहा जाता है। इसका व्यावसायिक महत्व भी है। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकोशिकीय। ठीक है, विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं। ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। ठीक है, विषाणु किसके बीच की कड़ी है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। अधिकांश विषाणु हानिकारक होते हैं। इसकी खोज 1892 में रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, विषाणुओं की खोज इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की थी। इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, किंतु ये केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु अकोशिकीय होते हैं। और इनकी खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने 1892 में। चलिए प्रश्न नंबर 47 है, किस शासक ने मंदिरों तथा ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों का ग्राम अनुदान में दिए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48 है, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता की यूनिट क्यूरी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी?
आप सभी को पता होगा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का जीके का अंतिम प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसका सबसे महान शासक था कृष्णदेवराय। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था, ध्यान रखेंगे। ये थे हमारे जीके के 50 प्रश्न। अब हम 50 प्रश्न हिंदी के देखने वाले हैं। चलिए हिंदी के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद बस इतना है कि आप बीएड के परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें। ठीक है, और अधिक अंक तभी आप हासिल कर सकते हैं जब अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। जो भी प्रश्न बताया जा रहा है उसको अपने मस्तिष्क में बैठाएं, और अब जिस दिन आप परीक्षा देंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी आपकी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अब 51 देखते हैं, हिंदी का पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है 51 और 52। निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों का चयन करना है। ठीक है, विलोम बताना है। संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम होता है दोस्तों, क्या होता है विलोम? संधि मतलब जोड़ना होता है, और इसका विलोम क्या होता है? विग्रह, ठीक ना, या विच्छेद। ठीक है, विग्रह या विच्छेद होता है, या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्वेत का विलोम क्या होता है? श्याम होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 53 और 54 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है 53 और 54? कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची पूछ रहा है हमसे, तो सूर्य का पर्यायवाची आप सभी को पता है रवि होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हृदय का पर्यायवाची पूर्व होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 55 और 56 देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुने। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? नेधन अन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद बताएं। तो प्रश्न नंबर 56 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मातृधन आज्ञा। ठीक है, मातृधन आज्ञा से मात्राज्ञा शब्द बना हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 और 58 क्या कह रहा है दोस्तों? निर्देश दिया है कि निम्न प्रश्नों में सही प्रत्यय को चुने। इसमें से प्रत्यय बताना है कि किसमें आई प्रत्यय है, किसमें इक प्रत्यय है। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि आई प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ मिठाई में दिख रहा है, और इक प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ धार्मिक में दिख रहा है। तो ऑप्शन 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और 58 का ए सही हो जाएगा। धार्मिक में इक प्रत्यय, धर्म धन इक से बना हुआ है धार्मिक, और मीठा धन आई से बना हुआ है मिठाई। ठीक ना, चलिए प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? तो अक्ल के दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 दिया है दोस्तों, अज्ञान में निम्न में से कौन सा समास है? अज्ञान में निम्न में से कौन सा समास है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न ज्ञान। ठीक ना, इसमें नय तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कुछ गलत है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अज्ञान में न ज्ञान, अगर यहाँ तत्पुरुष समास नहीं होता और अव्ययी भाव समास देता तो अव्ययी भाव समास को हम टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, नय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 61। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों से उचित पद छांटिए। उचित पद छांटने हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दत्तक। ठीक है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे दत्तक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 62 देखते हैं, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो तो उसे कहते हैं दोस्तों दुराराध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य कहलाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों?
तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो लोग भी क्लास डेली अटेंड किए हैं उनको इन प्रश्नों में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 64 है, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो पुराण शब्द में इक प्रत्यय जब लगाएंगे तो पौराणिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इससे ध्यान रखेंगे, जैसे भूगोल से भौगोलिक बनता है उसी तरह पुराण से पौराणिक बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 65 है दोस्तों, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि है। ठीक है, दिग्दर्शक में दिक धनदर्शक से बना हुआ है दिग्दर्शक, तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, प्रश्न है 66, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि धन अपि से बना है यद्यपि, तो यण संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए 67वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है वो बताना है दोस्तों। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अग्नि जो है वह तत्सम है और बाकी सब क्या है? तद्भव है। ठीक है, ये आग अग्नि का तद्भव है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 68 क्या 68 और 69 का निर्देश दिया है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें से, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ज्योत्सना, ये ज्योत्सना जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 68 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। ये बिल्कुल सही लिखा है, उत धन ज्वल से बना हुआ है उज्ज्वल। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बताइए। ठीक है, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 70 का, ध्यान रखेंगे। और या अथवा ये संयुक्त वाक्य बनाने के लिए समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों, राम रमापति का धनु लेऊं। राम रमापति का धनु लेऊं में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो राइट उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसमें र का और र का इसमें र वर्णों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72-73 का निर्देश दिया हुआ है कि सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनादर शब्द दिया हुआ, अभिज्ञ शब्द दिया हुआ। तो अनादर का सभी लोग जानते हैं, आदर हो जाएगा, और अभिज्ञ क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो अनादर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आदर, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 73 का बी। चलिए प्रश्न नंबर 74-75 का निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में समास के प्रकार का चयन कीजिए। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है और नवग्रह में कौन सा समास है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74 का सी, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। और नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें समास होता है द्विगु समास। नवग्रहों का समूह या समाहार को नवग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 76-77 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो 76 प्रश्न है, मृगेंद्र। मृगेंद्र में कौन सी संधि है दोस्तों? मृगधन इंद्र से बना है मृगेंद्र, और इसमें गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरखंभू, इसमें संधि बताइए। सरखंभू में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
यण संधि। देखिए सरयू धन अम्बु से बना हुआ है यह शब्द, तो यह हो जाएगा सरयम्बु। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 78 है, मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गलत बता दिया हूँ। इसमें यह शब्द जो बना है सरख धन अम्बु से बना है। ठीक है, सरख धन अम्बु से बना है तो सरखम्बु होगा। ठीक है, मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए, इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यही लाए हो? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य गलत है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ठीक है, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करूँगी, गलत है। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी, ये सही हो सकता है बी ऑप्शन। शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक नौकरी करेगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक करूँगे, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 79 का बी ऑप्शन सही है। 80 प्रश्न कह रहा है, मुझको शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, मेरे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, ये भी गलत। मुझे शराब को पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। अब इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं सही लग रहे हैं, लेकिन उसमें से सबसे सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, मुझको शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 81 है, हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार बताइए। तो हरिपद कोमल कमल से आ गया तो उपमा अलंकार। ठीक है, राइट उत्तर 81 का ए। चलिए प्रश्न नंबर 82 है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? तो परण पर में पर किसका होता है? अधिकरण कारक का, स्थानवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 83 है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो आप सभी को पता है रामचरितमानस की रचना जो है वो की गई है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवधी भाषा में। चलिए प्रश्न नंबर 84 है दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा जलद। ठीक है, जलद जो है तत्सम शब्द है, बाकी बादल, हवा, पानी ये सब तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है आकाश, मेघ, पवन, सियार। तो सियार जो है ये तत्सम नहीं है, आकाश, मेघ, पवन ये तत्सम है, जबकि सियार तत्सम नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियार तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है। सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है। ठीक है, 86 और 87 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवत है और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द का चयन कीजिए। 3 पर्यायवाची है, एक अलग है, उसी अलग को हमें पहचानना है। चलिए देखते हैं 86 प्रश्न, उत्सव, पर्व और समारोह ये तो समानार्थी हैं, बाकी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्साह पर्यायवाची नहीं है उत्सव का। चलिए प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, दिवस, दिन, वासर ये तीनों पर्यायवाची हैं। प्रसून जो है फूल का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर
88 और 89 का निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पीताम्बर पहला प्रश्न है 88। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण जी। ठीक है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, 88 का सी सही हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल ठीक है के समान चरण। प्रश्न नंबर 90 और 91 का निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के नाम का चयन कीजिए। संधि के नाम का चयन करना है। सन्मार्ग में कौन सी संधि है दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि है सन्मार्ग में। प्रश्न नंबर 91 है ज्ञानोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो स्वर संधि है, ज्ञान धन उदय से बना हुआ है ज्ञानोदय। ठीक है, तो 91 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 92 और 93 का जो निर्देश दिया है वो ये है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो वाक्यांश दिए हुए हैं 92 और 93 में, उनके लिए एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न 92 है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहेंगे? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे वाचाल। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे प्रियदर्शी। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 94 और 95 का निर्देश दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। आइए 94 और 95 के विकल्पों को देखते हैं और उसके बाद उसमें क्या भरना है समझते हैं। तन को कपड़ा न, पेट को रोटी। क्या खाने को रोटी, पेट को रोटी, भूख को रोटी, मन को रोटी? 94 में क्या भरा जाएगा दोस्तों? राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तन को कपड़ा न, खाने को रोटी। तो यहाँ खाने को भर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला है, चमड़ी जाए पर क्या न जाए? दमड़ी न जाए। ठीक है, बहुत कंजूस आदमी को कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 96 है दोस्तों, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है इसमें? बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो से कूद पड़ी। ठीक है, अलग हो रही है ना छत से, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। नदी स्त्रीलिंग है, इलायची स्त्रीलिंग है, प्यास स्त्रीलिंग है, पानी पुल्लिंग शब्द है। 97 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यही होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। प्रश्न नंबर 99 है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के आधार पर। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। राइट उत्तर क्या होगा? ठीक है, 8 होते हैं। ठीक है, और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, रस के कितने भेद होते हैं? रस के कितने भेद हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।